नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड बजट अड्डा में। जी हाँ, आज थोड़ा बजट फ्लेवर रहेगा और बजट चूँकि सामने है एकदम, तो कुछ सारी चीज़ें उसमें से हम लेंगे। और मार्केट का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि बजट में क्या हो सकता है। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉन इवेंट हो जाता है, और इस बार का तो चूँकि एक एंट्री में आ चुका ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे सवाल, शंकाएँ होती हैं कि अचानक से कोई गुगली ना आ जाए मार्केट के लिए, जिससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ हुआ है लास्ट वीक, बहुत कुछ हुआ है। अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ है, भारत में भी बहुत कुछ हुआ है। तो मन में आपके सवाल ज़रूर होगा कि ये मार्केट को कैसे प्ले करें, बजट से क्या क्यों लें, क्या बजट में ऐसा कुछ तीन तूफान हो सकता है जिससे हमको दिक्कत हो जाए, या कुछ इतना अच्छा हो जाए कि मार्केट यहाँ से भी बहुत बढ़िया करे। तो उन सारे सवालों को आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही 3 प्रकार के मैंने इन्वेस्टर्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो वो इन्वेस्टर जो 3 प्रकार के हैं, वो कैसे प्ले करें इस मार्केट को, उस पर बातचीत करेंगे। ये वाला कठिन सवाल है जो मैंने अभय जी के लिए बनाया है। तो आज के मेहमान से मैं परिचय करा देता हूँ। अभय अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, पाइपर शेरिका के CIO हैं, और मेहर बोरा सर हमारे साथ हैं, यही फंड मैनेजर। अभी हाल ही में इन्होंने अपना बड़ा फंड लॉन्च किया और बहुत पैसे जुटा लिए, लेकिन दिक्कत हो रही होगी, लगाएं कहाँ, मार्केट बहुत महंगा हो गया। और सुनील सुब्रमण्यम सर हमेशा वैसे साथ जुड़ते हैं और आजकल सिंगापुर में अपने ग्रैंडसन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम वहाँ पे देंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने कहा कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और मार्केट में क्या हो रहा है। तो मेरे सर, क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में देखिए काफ़ी एक्साइटमेंट तो है ही। और हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने में 1-2 इवेंट्स जो हो गए। पहले तो फरवरी में, जनवरी में हम बजट की उथल पुथल थी, फिर ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड आई, तो वो तेज़ी चलने लगी। और जो US में खास करके जो टेक्नोलॉजी में मैग्निफिसेंट 7 थे, उनकी तेज़ी और चलती रही, तो उसकी भी टेलविंड हमें मिली। एक छोटी सी अनसर्टन थी इलेक्शन की, उसके उसके आजू बाजू थोड़ी हमने वॉलेटिलिटी देखी बाजार में, लेकिन जब देखा कि ये जो गवर्नमेंट रेजिम कंटिन्यूटी है, तो अगेन तेजी कंटिन्यू रही। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव सेंटीमेंट पिछले 2-3 साल से बिल्टअप हुआ था, उसका ये कल्मिनेशन अभी भी चल रहा है। तो और आप देख रहे हैं कि ग्रॉस SIP फ्लोज अब 22,000 करोड़ हो गए हैं। तो वो बेसिक सेंटीमेंट तो आई थिंक पॉजिटिव है ही। पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है कि US के जो डेटा पॉइंट्स है थोड़े वीक आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी स्लो डाउन शुरू हो सकता है, और उसकी इम्पैक्ट जो है विश्व 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 की बाजारों में कैसा होगा, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा एक थोड़ी सी वो तो 5-6 दिनों में चाहते थे कि एक छोटी सी ब्रेक जैसा लगा है बाजार स्लो को। डाउन आना चाहिए, वो तो खुद ही चाहते थे। बिल्कुल, बट जब आता है तो किसी को पसंद नहीं आता। बना रहे थे कि आ जाए, माहौल बनाया कि आ जाए, और अब आ रहा तो डिसलाइक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसे रेट कट भी होगा। एग्जैक्टली। तो वही है, वो हमारी जो साइकिल है कि स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस होगी तो रेट कट होंगे, रेट कट होंगे तो लिक्विडिटी होगी। तो इस तरह से बाजार का जो बेसिक सपोर्ट है लिक्विडिटी और फंडामेंटल्स का, वो लॉन्ग टर्म में तो मिलता ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में ऐसी जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है, वो हमें तो एज यूजुअल बेयर करनी पड़ेगी। कोई घबराने चिंता करने वाली बात? अभी तक इंडिया के लिए तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं आई है। हाँ। अबे जी, ये लास्ट वीक में हमने देखा कि न्यू हाई, जी और उसके बाद वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। जी क्या कोई चीज़ बजट को लेकर के सोच रहे हैं लोग, अमेरिका को लेकर सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं इस समय? जी मुझे लगता नहीं कि बजट की वजह से कोई करेक्शन हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो है, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है तो लोग चाहते हैं कि जितना प्रॉफिट बना, स्पेशली पोस्ट इलेक्शन रैली 4 जून के बाद 15%। 1000 पॉइंट की रैली। बिल्कुल, तो वो कम नहीं है, मतलब उसमें अच्छा रिटर्न बना जिन्होंने ठीक टाइम पे एंट्री ले ली थी। तो अब एक बड़ा अगला इवेंट है बजट का। मुझे नहीं लगता बजट से किसी को कोई नेगेटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन है अभी भी, पर एक डर रहता है। तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है जहाँ पे पैसा बना, थोड़ा लाइट वेटिंग है पोजीशंस की, ट्रेडर्स की स्पेशली। और इतना करेक्शन तो अच्छा है, मैं कहूँगा मार्केट का, कि ये टेक्निकल करेक्शन चलता रहे, फ्रॉथ निकलता रहे, जो नए इन्वेस्टर लेना चाहते हैं उनको मौका मिले एक फेयर प्राइस पे वापस स्टॉक लेने का। तो एक बजट मंगलवार को है, उसके बाद फिर मार्केट को नए ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे फ्रैंकली, कि अब किस ट्रिगर पे वो फोकस करे और किन सेक्टर्स पे फोकस करे, क्योंकि अब मार्केट का ध्यान बजट के बाद जाएगा कि अब अगले 4-5 साल 3 साल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो या तो रिवाइव करेंगे या वैल्यू क्रिएट करेंगे, जो अभी तक इग्नोर्ड है। तो मुझे लगता है पूरा मार्केट का टेक्सचर और मूड जो है वो बजट के बाद बदलेगा और अर्निंग्स पे फोकस करेगा,
जो अभी तक अच्छी आ रही है क्या? अर्निंग्स आई थिंक मिक्स्ड है। मिक्स्ड मैं कहूँगा कि जो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, जैसा एक्सपेक्ट किया था लार्जली उस लाइन में है। मुझे लगता है जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका जो कॉस्ट प्रेशर है वो दिख रहा है, तो नंबर्स उसी के हिसाब से है, कोई सरप्राइज नहीं है बड़ा। आईटी के एट पार में बी स्लाइटली बेटर देन पार रिजल्ट्स कह सकते हैं। और एफएमसीजी के मुझे लगता है उसी हिसाब से गाइडेंस अच्छी होगी। मेरे को लगता है मार्केट अब फोकस करेगा कमेंट्री पे रादर देन लुकिंग कि क्या आपका रिजल्ट क्या आया, उससे ज़्यादा कि अब आप जो मैनेजमेंट है वो अगले 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए क्या गाइड कर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, प्राइस रिकवरी के बारे में, मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में। उस पर बाजार का फोकस ज़्यादा जाएगा कि जिस मैनेजमेंट ने ठीक टाइम पे कैपेक्स करके कैपेसिटी बढ़ा ली और अब एक साइक्लिकल रिवाइवल है वॉल्यूम और प्राइस दोनों का, तो उन कंपनीज पे ज़्यादा फोकस जाएगा मार्केट का रादर देन जस्ट लुकिंग एट कि जो मोमेंटम में चल रहा था। तो एक मोमेंटम ब्रेक ऑलरेडी हुआ है अभी। मतलब बजट के बाद एक नए ट्रिगर की ज़रूरत होगी बिल्कुल होगी जो अर्निंग्स पे है। जी। मैं इस पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू मेरा, अर्निंग्स पे बहुत वॉक द टॉक वाली बात मुझे दिखती नहीं, होप वाली ज़्यादा टॉक दिखती है। आप किसी भी मैनेजमेंट से नतीजे बहुत ख़राब है तो वो 10 बहाने बताएगा, ये रीजन गिना देगा आपको और बड़ी लंबी होप दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। आप एफएमसीजी के नंबर्स देखिए, बहुत अच्छे हैं, अभी एशियन पेंट के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, सीरियस प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब वो बहुत गर्मी पड़ी थी, चुनाव थे और ये थे वो थे, सब बता दिया, लेकिन एक्चुअली नंबर गड़बड़ है। तो मार्केट क्या इस चीज़ को सेंस कर रहा है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आने की उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डर है। और कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर सेगमेंट्स, एफएमसीजी भी इतना बड़ा स्पेस है, उसमें भी सेगमेंट्स है, सब सेगमेंट्स हैं। पर्सनल केयर अलग है, ईटेबल्स अलग है, पेंट टाइल, ये जो होम बिल्डिंग का है ये अलग सेगमेंट आ गया। तो हर सेगमेंट को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा आपको। और मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ओवर प्रॉमिस करना चाहता है इस समय, क्योंकि सबको मालूम है कि ओवर प्रॉमिस किया, अगले क्वार्टर में डिलीवर नहीं किया तो स्टॉक, हाँ मतलब अच्छी पिटाई होगी। तो ओवर प्रॉमिस के तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आसार हैं। कॉशियस ऑप्टिमिज्म की कमेंट्री है जिसको एनालिस्ट ज़्यादा रीड करेंगे, ज़्यादा डिग इन करेंगे, ऑन ग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ जो मैनेजमेंट कह रहा है क्या वो एक्चुअली हो रहा है। काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं नीरज जी जो एक साइक्लिकल रिवाइवल के थ्रू जा रही हैं। बॉटम आउट हो गया, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल हैं, स्पेसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिन्हों को चाइना की डंपिंग की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई पिछले 3-4 सालों से, और आप देखेंगे प्राइसेस एकदम साइडवेज थे। अब चाइना ले आया बीच में ना, अब इस पे अलग शो करेंगे। अलग शो तो इसमें हो ही जाएगा जिस दिन वो शी जिनपिंग बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, लेकिन उसको मैं बीच में लाऊंगा। एक बार जरा देखते हैं, दूर से बैठ के आदमी थोड़ा अलग देखता है ना। तो सिंगापुर से बैठ के हम लोग जो बातें यहाँ कर रहे हैं, सुनील जी आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? ठीक ठीक बातें कर रहे हैं या आप कुछ और वहाँ चले गए दूसरी तरफ सोचने लगे? देखिए, आप बजट के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं कहूंगा कि बजट एक पीआर एक्सरसाइज है, ये बोलिए मत। राइट, एक दो तीर्थ होते हैं बजट में। एक है रिपोर्ट कार्ड, यानी जो बीती हुई साल, उसमें पिछले साल जो प्रॉमिस किया था, क्या उस प्रॉमिसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है। दूसरा होता है अगले साल की जो एक्सपेक्टेशन डालते हैं, वो एक पीआर एक्सरसाइज है। पीआर एक्सरसाइज माने हम कह रहे हैं कुछ, होगा नहीं होगा वो कल अगले साल ही पता लगेगा, मगर कौन है रेसिपिएंट ऑफ द बजट ये हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे शोज में ऐसे लोगों का सब, देखिए, एक होता है कि मिडिल क्लास की हमारी टैक्स बढ़ेगी, ये एक मीडिया में चर्चा होती है। दूसरी होती है, आपने कहा फंड मैनेजर, बट फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और पूरी मिनिस्ट्री के लिए एक ही टारगेट ऑडियंस है बजट के लिए, वो है रेटिंग एजेंसी, चाहे वो मूडीज हो, एसएनपी हो, फिच हो, क्योंकि इस रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग के ऊपर अपना एफडीआई फ्लोस, एफआईआई फ्लोस, इक्विटी, डेट सब डिपेंड करते हैं। और वहां पे रेटिंग लेवल, रेटिंग डाउनग्रेड, रेटिंग अपग्रेड, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हर साल सामने आती है। और उस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर को मैनेज करना पड़ता है उन फॉरेन रेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का रेटिंग में कुछ खराबी नहीं आनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, पहली बात। अब उसके पीछे तो फाइनेंस मिनिस्टर को ऑब्वियसली फिस्कल एफआरबीएम के थ्रू जो एक डिक्लाइनिंग फिस्कल डेफिसिट की जो बात सालों से किया है और सालों से वो लिव अप कर रहे हैं, उसमें चॉइस ही नहीं है, उनको प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट फॉर नेक्स्ट ईयर को डाउनग्रेड करना ही पड़ेगा। मैंने
नीचे गिराना पड़ेगा, आशा कहना पड़ेगा कि ये नीचे आएगी। समझिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि इस साल की जो फिस्कल डेफिसिट उसमें मेरे को दिक्कत नहीं दिखती, बिकॉज जीएसटी और टैक्स कलेक्शन मजबूत रहे हैं। और सेकंड चीज, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम करवा दिया इस साल में। और तीसरी बात है कि आरबीआई से बहुत बढ़िया डिविडेंड भी गवर्नमेंट को मिल गया। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी रेटिंग एजेंसीज खुश रहेंगे कि लास्ट ईयर बजट में क्या प्रॉमिस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्या वो डिलीवर किया, पूरा टिक मार्क। अब आने वाले दिन के लिए प्रॉब्लम, दिक्कत क्या होती है, नॉर्मल सिनेरियो में प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज जब आप एग्जिस्टिंग रिपोर्ट कार्ड अच्छा कहते हैं, आपका बेटा आज के मेरे को 90% मेरे को मैथमेटिक्स में मिल गया, तो अगले बार 90 करूंगा डैडी, तो आप बिलीव करेंगे उससे, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट की जो इलेक्शन की रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट की सोच में बदलाव। अब यह बदलाव, अब मोदी जी की सरकार आने के बाद जो इलेक्शन के टाइम में एक डाउट था, उसको हटाने की कोशिश किया है बाय रीइंफोर्सिंग द प्रोजेक्ट, हाउसिंग का प्रोजेक्ट, कैपिटल का प्रोजेक्ट। बट एक्चुअल में आप सोचिए, गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतना ही है, तो उस हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाना ही है। खास करके महाराष्ट्र, जहां आप बैठे हो, मैं सिंगापुर में बैठा हूं, आप मुंबई में बैठे हैं, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। 42 सीट की बात कर रहे हैं अगले लोकसभा के लिए, वहां पे इस असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट, और क्योंकि उधर एग्जिस्टिंग रिजल्ट अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट को डेफिनेटली एग्रीकल्चर, शुगर केन फार्मिंग, एमएसपी लीजिए शुगर केन का, या फिर कॉटन का फार्मिंग, तो इस अग्री बेल्ट के लिए उनको कुछ करना ही पड़ेगा, और बजट के जरिए। और एक साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद यूपी में इलेक्शन है, भूलिए मत। तो गवर्नमेंट फुलिश होगी अगर उन्होंने इसको नहीं ध्यान दिया। तो उनको रूम क्रिएट करना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, और एट द सेम टाइम फिस्कल डेफिसिट की प्रॉमिस को कायम रखने के लिए। अब ये बैलेंसिंग एक्ट इस साल का बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल बजट होता विदाउट एन इलेक्शन ईयर तो मैं कहता कि कुछ दिक्कत नहीं होगी, मगर रेटिंग एजेंसीज को कैसे खुश रखे कि हमने रेवेन्यू को बढ़ाया और कैपेक्स को घटाया, पर फिर भी वो नाराज नहीं होना चाहिए, वो इंडिया का रेटिंग वॉच में नहीं डालना चाहिए। तो ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट इस साल की बजट में आपको देखना है, और उसी लिए ये नर्वसनेस आ रही है कि कैसे पुल ऑफ करेगी गवर्नमेंट। ये बात 2-3 तरीके हैं, मैं बाद में बात करता हूं अगर पूछेंगे जी, बाद में तो मगर ये आप जो एक डाउट है। जी सुनील सर, आप ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस बना, शक्ति का संतुलन बनाना पड़ेगा। और एक बात सुनील जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कह दी कि अगर आपने 90 प्रॉमिस किया तो ला के दिखाओ, वरना अभी आपने 4 जून को देखा है, ला के नहीं दिखाया आपने। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन बन रही है। अच्छा, मैं इसको सिंपल करता हूँ थोड़ा। बजट में कुछ ना करें तो मार्केट खुश होगा, या बजट में जैसे सुनील सर का कुछ गुगली हो सकती है, ऐसा मेरे को भी लगता है। कि अभी देखो महाराष्ट्र की हम लोग बात करें, थोड़ा डाइवर्स हो रहा है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे फ्रीबीज चालू हो गए हैं। लाडली बहना, लाडली भैया, पता नहीं क्या क्या स्कीम्स आ गई। अब चुनाव जीतने का फार्मूला बन गया ये, तो सेंट्रल लेवल पे भी शायद ये दिक्कत हो सकती है। तो कुछ ना करें तो बाजार खुश होगा, या कोई गुगली मारे इसका डर है, टैक्स फ्रंट पे कुछ कर दें इसका, क्या आपको लगता है कुछ है इसमें खेल? मैक्रो सिचुएशन इस समय इंडिया की बहुत अच्छी है। तो जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए, और टैक्स कलेक्शंस के अलावा आरबीआई का डिविडेंड, तो कोई फिस्कल प्रेशर सरकार के ऊपर नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि सरकार जो पैसा है वो किस पे खर्च करे, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। कि एक तो या तो आप डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे स्पेंड करें जो जीडीपी को ड्राइव करेगा, कि रोड बनाए, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, शिप्स बनाए, जैसा मोदी जी ने कहा कि हम सारे शिप्स थोड़े साल में सिर्फ इंडिया में बनाएंगे, पैसा लगेगा इसके लिए। तो या तो कितना पैसा आप इस पे स्पेंड करें, कितना पैसा वेलफेयर पे स्पेंड करें। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, मतलब जनरली आप चाहते हैं कि एक जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ तबका है जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। तो जो ग्रामीण एरिया है, जो हमारे किसान हैं, जिनको सरकार अभी तक सिर्फ एमएसपी के थ्रू फायदा देती थी, अब ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उनकी हेल्प करें कि आप यील्ड बढ़ाएं उसी ज़मीन पे, आप कैसे उनकी हेल्प करें कि आप यील्ड बनाएं। उसके लिए क्या चाहिए, आपको जीएसटी कम कर सकते हैं फर्टिलाइज़र पे, इनपुट क्रेडिट पे, जो आपको क्रेडिट चाहिए फार्मर को 2 साल में 2 बार, वो ठीक टाइम पे मिले, ठीक रेट पे मिले। तो मुझे लगता है इन सब पे फोकस रहेगा। मुझे लगता नहीं कि इस बजट में, वो स्टेट लेवल पे करें जो करें, पर इस बजट में, सेंट्रल बजट में वो फ्रीबीज
की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपको स्टेट इलेक्शन लड़ने हैं तो आप स्टेट में फ्री भी बांटिए ना, आप क्यों सेंट्रल बजट में पूरे देश को बांटना चाहते हैं? तो जो पॉपुलिज्म भी होगा अगर किसी तरह से, अगर कोई पॉपुलर, तो वो इस तरह से होगा कि एक पैसा उस तबके को जाए जो उसको वापस मनी वेलोसिटी क्रिएट कर सके। और मैं कहता हूँ कि वो भी अच्छा है ना, जा रहा है तो कंजम्पशन ही बढ़ेगी, वो कौन सा अपनी जेब में रखे बैठने वाला है। तो अगर आप किसी को दे रहे हैं पैसा तो वो भी खर्च ही करने वाला है ना, तो एक तरह से वो भी कंजम्पशन, हाँ बहुत ओवर ना जाए, एक बैलेंस रखना पड़ेगा। जो सुनील जी ने कहा कि पैसा स्पेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक तरफ, और दूसरी तरफ एक सपोर्ट दे रहे हैं, वो काम है सरकार का, उसको आप भूल नहीं सकते कि सरकार का काम है कि सबको, चाहे वो वोट दे ना दे उनके लिए, पर आपको उनके लिए जो है मैनेजिंग पीपल इज इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्लुएंस है वो। जितनी बड़ी जनसंख्या को अगर आप मैनेज करें, यही इकोनॉमिक्स। क्या ये एक चिंता है क्या मार्केट की? मैं कहूँगा कि जिस तरह के इलेक्शन के परिणाम आए हैं वो तो हमें पता ही है, और उसके बाद भी हमने देखा है कि कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अब आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी पॉपुलिस्ट बायस अनाउंसमेंट्स आई हैं। यस, तो ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि जो रिकवरी हमारी पोस्ट पैंडेमिक हुई है वो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि के शेप की रिकवरी है, जहाँ पे जो प्रीमियम, जो हायर इनकम लेवल्स के जो हैं हाउस होल्ड्स, जो प्रीमियम कंजम्पशन के आइटम है, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। जो बॉटम लेवल की जो रिकवरी थी वो अभी भी वीक थी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बट अगर एमएसएमई भी देखे तो उनकी भी जो रिकवरी है वो ऑर्गेनाइज बड़ी कंपनी से कम रही है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट्स में, राइट। और उसकी वजह से एक ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि बजट में भी ऐसी अनाउंसमेंट होए कि जो लोअर इनकम कैटेगरीज है, नॉट नेसेसरी के एमएसपी बढ़ाएं, बट अदर स्कीम्स आर आल्सो देयर, जैसे कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग, जो एग्जिस्टिंग नल से जल है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, एंड प्लस मे बी सम एम्प्लॉयमेंट गारंटी में, मनरेगा वगैरह में एक्स्ट्रा लेआउट, वो जो डायरेक्ट लोवेस्ट इनकम लेवल की पॉपुलेशन को डायरेक्ट पैसा पहुंचाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और उसकी गुड थिंग इज़ दैट जो हमने इंटरिम बजट देखा है उसके कंपैरिजन में सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अच्छी है, टैक्स कलेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड हो रहे हैं, जीएसटी ठीक हो रहा है, आरबीआई का जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा है, और पिछले साल के कैश बैलेंसेस भी पड़े हुए हैं बजट में। तो ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ऑन से द पुअर, उसके लिए थोड़ा लीवे है, और उस थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करके भी, कैपिटल बजट को ना कट करके भी अगर हम 5% जितनी फिस्कल डेफिसिट दिखा सकते हैं तो आई थिंक इट शुड बी ओके। रेटिंग एजेंसीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसे आपने सही कहा कि जो पीएम आवास योजना का पूरा एलोकेशन था 70,000 करोड़ खर्च नहीं हुआ है, 55,000 करोड़ ही खर्च हुआ है। करेक्ट। तो अभी पिछले बार का भी सरप्लस है। एक चीज़ और, जैसे अभी सुनील सर आपने एक बात कही ना, अगर कंजम्पशन बढ़ाने पर फोकस होगा और या प्रोडक्शन बढ़ाने पे, तो अब तक इस सरकार का मुझे लगता है मोटातर आइडिया ये था कि आप कैपेक्स करिए और उसके थ्रू आप जॉब कंजम्पशन ये ड्राइव करिए। लेकिन अब ये राजनीतिक जो माहौल बना है इसमें कंजम्पशन साइड से आप ड्राइव करिए और फिर फैक्ट्री लगवाइए, मतलब खूब माल बिकेगा तो फैक्ट्री लगेगी। अब ये सोच आ रही है, लेकिन जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं उसमें 50% कंजम्पशन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी आती है प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से तो आएगी नहीं। तो ये जो ड्राइव लाने की कोशिश सरकार के ऊपर एक मोरल प्रेशर है कि आप लोगों के हाथ में पैसे दो, उनकी स्कीम्स चलाओ, उनके जेब में पैसे जाएगा तो वो कंज्यूम करेंगे तो ग्रोथ होगी। तो फिर उसमें कैसे बैलेंस बनेगा, क्योंकि अभी भी सारी कंपनियां 100% कैपेसिटी में नहीं चल रही, तो इसलिए कंजम्पशन ड्राइव करके जीडीपी नहीं बढ़ सकती। सुनील जी। नहीं, एक्चुअली आप कह रहे हैं ना, उससे ऑपोजिट मैं कहूंगा कि कंजम्पशन की ड्राइव ही जरूरत है, क्योंकि अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है इकोनॉमी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब जो भी कंजम्पशन बढ़ेगा सीधे कंपनी के प्रॉफिट बॉटम लाइन पे बढ़ेगा, सीधे जीडीपी पे आएगी, क्योंकि इकोनॉमी में सरप्लस कैपेसिटी क्रिएट हो गया इतने सालों से। अभी भी 75, 76, 77% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, 23% देश में कैपेसिटी यूज नहीं हुआ। तो किसी तरह से, इसलिए जो कहते हैं ना के शेप रिकवरी, तो प्रॉब्लम यही है ना कि मास वॉल्यूम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, तभी कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स
शुरू होगा। अभी बिगेस्ट दिक्कत क्या है, खाली गवर्नमेंट अपने कंधे पे कैपेक्स को चला रही है, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हाथ नहीं हुआ है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जब के शेप का बॉटम वाला के का जो लाइन है वो बढ़ेगा, तभी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान उनको बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन पे देना चाहिए ही, वही बात है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि ये देखो, नंबर्स में क्या डर कहां से आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि दो होते हैं ना, एक है कैपेक्स अमाउंट, कंजम्पशन अमाउंट, दूसरा कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, ये दोनों को मैनेज करना है। अब इस साल कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो कम ही होना है, बिकॉज कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, मगर एटलीस्ट कैपेक्स एज अ रुपी अमाउंट जो लास्ट ईयर खर्चा किया था उस पर फ्लैट रखना ही चाहिए। दैट्स नंबर वन। अगर उतना कैपेक्स को रिपीट करना, नहीं तो रेटिंग एजेंसीज नाराज हो जाएंगे कि गवर्नमेंट की फोकस अवे फ्रॉम कैपेक्स शिफ्ट हो रही है। अब ये कैसे अचीव हो सकता है, दो चीजें इसमें, या वो अपने नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ को थोड़ी बेहतर दिखाए। अभी पिछले 3-4 साल में देखा गवर्नमेंट बहुत कंजर्वेटिव रही है, खाली 10% नॉमिनल जीडीपी की बढ़त, और उसके ऊपर इनकम टैक्स और कलेक्शन को भी उसी हिसाब से 10-10.5% पे बढ़ा रही है। बट एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी आज 12-13% पे बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा एक लिवरेज है कि मैं प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी अगले साल के लिए, जो पिछले 3-4 साल में 10% यूज कर रहा था, मैं 11% यूज करूं, और जो 1% ऑफ जीडीपी का जो एक कुशन मिलता है उसको मैं कंजम्पशन में डाइवर्ट करूं। राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि वो नंबर अगर काफी नहीं होगा तो गवर्नमेंट को अपना इनकम बढ़ाना होगा। तो देन क्या होता है, ये जो के शिफ्ट की बात कर रहे हैं वो अपने टैक्सेशन में भी आ सकता है, यानी वो मिनिमम टैक्स लेवल को इंक्रीज करेंगे ताकि लोअर मिडिल क्लास के लोग खुश हो जाए, मगर हायर टैक्स ब्रैकेट में अगर टैक्स ज्यादा डाल दिया ताकि वो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ सके, तो वो मार्केट को पसंद नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर कैपिटल मार्केट के प्रोफेशनल्स हायर टैक्स ब्रैकेट में ही होते हैं। अमीरों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना है, मिडिल क्लास को टैक्स छूट देना है और गरीबों के हाथ में पैसा देना है, ये करना है बजट में। बाजार तभी खुश होगा। अब इसमें एक और ट्रिकी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये हो जाता है ना हाँ, कि कैसे करेंगे। उसमें दो अप्रोचेज हैं, जैसे सुनील जी ने कहा। एक तो आप फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ, फ्रंट फुट पे खेलना मींस आप अज्यूम करें कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो 10% नहीं लेकिन 12-13% तक ग्रो हो रही है। तो वो अगर अज्यूम करेंगे तो आपकी पाई बढ़ जाएगी, तो आपको फिर ऑप्टिकली भी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग अ बिट मोर। करेक्ट। दूसरी अप्रोच है डिफेंसिव अप्रोच है, बैक फुट पे खेलें कि भाई ऊपर में टैक्स बढ़ाओ, नीचे में दो, तो वो पाई कम हो जाएगी। तो हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट है फ्रंट फुट पे खेल रही है, बैक फुट पे खेल रही है। जैसे अभी 11.5 लाख करोड़ का कैपेक्स है और 47.5 लाख करोड़ का बजट है। अगर इस 11.5 लाख करोड़ को घटा के 8 लाख करोड़ कर दिया जाए, है ना, 3.5 लाख करोड़ रुपए आप साइड में रखिए, मत करिए ना एक साल में इतना। उस 3.5 लाख करोड़ से आप सोशल स्कीम्स में जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जैसे आयुष्मान योजना पे आप खर्च कर दीजिए। आयुष्मान योजना अभी बहुत ही मतलब मैं बहुत अच्छी स्कीम मानता हूँ, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि उसको जैसे पैकेज किया गया वो वर्कफुल नहीं है। उसमें आप खर्च करिए, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आदमी को ये चिंता खत्म हो जाती है ना। वैसे रूरल इलाकों में आप बहुत सारे उस 3.5 लाख करोड़ से खर्चा करें तो आपका बजट तो उतना ही है, आपने उसके अंदर रिजेक्ट किया। लेकिन क्या ये मार्केट को पसंद आएगा, अरे यार कैपेक्स कम कर दिया इन्होंने? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा ना। देखिए, इंटरिम बजट जो जनवरी में प्रेजेंट हुआ था उसके तो ग्रोथ नंबर्स हैं ही, उससे कम करने की गुंजाइश तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। ओके। उस जो इंटरिम बजट में प्रेजेंट किया था, जो उसमें भी ग्रोथ अज्यूम किया था, बट लोअर ग्रोथ देन बिफोर था। पिछले साल तो ऑलमोस्ट 30% कैपेक्स इंक्रीज हुआ था, लेकिन वैल्यू बढ़ गया था। ये टाइम भी ग्रोथ है लेकिन 30% नहीं है, मेरे ख्याल से 10% ग्रोथ अज्यूम किया गया है, विच इज फाइन। वो मार्केट ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। बट जो इंटरिम बजट का जो नंबर था उससे अगर कम करने की कोशिश की तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा सेंटीमेंट। ओके, सुनील सर आप कुछ जोड़ना चाहते थे इसमें? हाँ नहीं, ये 11 से 8 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, उससे तो समझे वाट लगेगी रेटिंग एजेंसी से और मार्केट को। ये बात आप ओपनली कह रही है, मत विड्रॉ कीजिए अपने स्टेटमेंट को। वो सर देखो डायनामाइट की तरह आपने उधर लगा दिया। नहीं हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, नहीं ऐसा मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए कैपेक्स जो किया जा रहा है ना, पर आई होप लास्ट व्यक्ति हैं आप। हाँ, हो सकता है मैं लास्ट हूँ। उसमें एक प्रॉब्लम है उस कैपेक्स में
कैपेक्स जो है ना बहुत फोकस्ड और सिलेक्टेड नहीं लगता मुझे लगता है कैपेक्स पूरे देश में सब कुछ करना है मुझे। ये अप्रोच से आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हैदराबाद से चेन्नई का बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे, लेकिन उसमें 4 बॉटल नेक्स हैं। आप पहले उनको ठीक करो रादर कि आप गोवा से बम्बई का एक बड़ा हाईवे बनाने जा रहे हो। तो जब आप सिलेक्टेड में जाएंगे और वो पैसा जो वहाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम काम करना है, प्रूडेंट यूज़ करने की बात मैं कर रहा हूँ। पर आप यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए आपने कहा आयुष्मान भारत की, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और अच्छा इनिशिएटिव है, पर जैसे आपने कहा हर एक बड़ा प्रोजेक्ट करने में सरकार का सिर्फ पैसा यूज़ करना काफ़ी नहीं है। सरकार का काम है कि पॉलिसी के थ्रू जो रोड ब्लॉक्स हैं उन्हें हटाएं। अब आयुष्मान भारत में हम बढ़ा दें कैपेक्स, पर आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, आपके पास मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है। तो सरकार का एजेंडा होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करें कि आप इंस्टीट्यूट क्रिएट करें, आप डिग्री दें, डॉक्टर्स को ट्रेन करें, वो डॉक्टर्स आएँ, अस्पताल बने। इंश्योरेंस की मैं बात करूं, अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता है। एक तरफ चाहते हैं कि आयुष्मान भारत को बढ़ाएं, दूसरी तरफ 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं इंश्योरेंस पे। चाहे वो 50,000 रुपये का कोई बेचारा 10,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, कोई अपनी फैमिली के लिए प्रीमियम दे रहा है, उस पर भी उसको फिर अस्पताल में बिल देने जाओ, वापस 18% जीएसटी दो। तो ये काफ़ी एक अनइक्वल सिचुएशंस हैं। जो रोड ब्लॉक, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि हाईवे है पर इतने रोड ब्लॉक्स हैं, सरकार का काम है उन रोड ब्लॉक्स को निकाले। जैसे आयुष्मान की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको 5 लाख रुपए का मिल गया, अब आप वहाँ पे गए तो जो एक रेट फिक्स कर दिया गया कि हार्ट सर्जरी के लिए इतना पैसा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो आपके लिए हॉस्पिटल चूज़ करना मुश्किल है। आप उसको फ्री करिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे वो 2,20,000 का बनाया, क्योंकि उसके साथ 10 चीज़ें और उसमें जोड़े। जी, अस्पताल ही नहीं है ना, चॉइस कितनी है लोगों के पास। आप देखिए क्यों गांव से और छोटे शहर से लोग शहर आते हैं। कंजम्पशन, अनफॉर्चुनेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी ना। क्योंकि फिर सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है पूरा जो हॉस्पिटल सेक्टर है, वो सरकार ने कंट्रोल किया है कि हम लाइसेंस देंगे, हम डिग्री देंगे, तो आपको खोलना पड़ेगा वो। बिल्कुल। जैसे एक और बताऊं आपको, विश्वकर्मा योजना है जी, सीखो और कमाओ। बिल्कुल वही है। आपको सीड कैपिटल भी मिलती है, आपको वर्किंग कैपिटल भी मिलती है, तरह तरह की। स्टार्टअप नेशन बनना पड़ेगा हमें कि आपको जॉब क्रिएशन के लिए सबको एम्पावर करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करें जी, कि वो अप्रोच आप रखेंगे, क्योंकि आपको 150 करोड़ लोगों को मैनेज करना है। उन 150 करोड़ लोगों का इंक्लूजन हो पा रहा है क्या? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इस लाइन पे सरकार सोचेगी? मुझे नहीं पता कैसे सोचेगी। आई थिंक सोचना पड़ेगा, पर बहुत बड़ा काम है ये, मतलब ये इजी नहीं है। आप आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी अभी सरकार ने बनाई है, हम 20 साल पीछे हैं। आप एक एवरेज गाड़ी ले लीजिए 15 लाख रुपए की इंडिया में, उसमें 40 से 50 माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं। वो सारे हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में कोई बनाता ही नहीं है। TSMC में जाके वो फाउंड्री में बनते हैं, डिज़ाइन कहीं और होते हैं, सारा पैसा देश का बाहर जाता है। वो हमारे लिए एक रिस्क है और हमारे लिए एक कॉस्ट है। तो हमें अपनी एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। मैं कहूँगा बजट को सॉफ्ट देने चाहिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कि आप आइए इंडिया में डिज़ाइन भी करिए, बनाइए भी और सेल भी करिए। तो ये काफ़ी सेगमेंट्स हैं इसको जिसपे सरकार को फोकस करना पड़ेगा, और ये थ्रू सॉप्स ही हो सकते हैं क्योंकि ये लोग शुरू से कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते हैं पहले दिन से। PLI स्कीम में जो हुआ कि अब हम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं $2 बिलियन के पर महीने, वो जब हम इंपोर्ट करते थे वो कैसे हुआ? क्योंकि PLI के थ्रू सरकार ने सपोर्ट किया, तो बड़ी कंपनीज बनी, बड़े प्रोजेक्ट्स बने। उसी तरह सरकार को अलग सेगमेंट्स लेने पड़ेंगे, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा PLI या सम अदर वे कि वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहे शुरू से, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का पैसा आया और फिर वो बड़ी इंडस्ट्री बने। चाइना ने पिछले 12-15 साल में जो EV सेगमेंट है कार्स, EV कार्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली $100 बिलियन की सब्सिडीज दी हुई हैं। और आज उसका परिणाम ये है कि वो राजा है। एवरी थर्ड कार इज EV इन चाइना। EV इज चाइना एंड nobody can compete cost wise। इकोसिस्टम बन गया। आपको अगर आप US में आपको बनानी है, यूरोप में बनानी, तो EV के जो भी पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, PCB, उसके माइक्रो प्रोसेसर, आपको सब चाइना से मंगाने पड़ेंगे। इंडिया में भी यही हो रहा है। फ्यूल सेल जो आ रहे हैं इंडिया में, एक फ्यूल सेल नहीं बनता। अभी भी हम पूरा डिपेंडेंट हैं चाइना पे बैटरी के लिए, फ्यूल सेल्स के लिए। तो ये जो बड़े चेंजेस है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सरकार इसके बारे में बात करेगी ज़्यादा कि कैसे हम इन सेक्टर्स को डेवलप करेंगे। ये सेक्टर डेवलप नहीं करेंगे तो GDP का 8% का ग्रोथ का सपना ही रह जाएगा फ्रैंकली, क्योंकि हम पूरा डिपेंडेंट हैं बाहर वालों पे। फिर ओके सुनील जी, इस सेगमेंट का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। अब ये हम लोगों ने इतना इसका पोस्टमार्टम कर लिया, तो एक तरफ हार्डकोर डिसीजन लेने हैं जिससे 8% की ग्रोथ और 2047 का टारगेट और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये सब बनाएंगे हम। क्या
सोचते समय उनके दिमाग में वित्त मंत्री जी की राजनीति भी घुसी होगी क्या? क्योंकि अभी मैं इसका एंटीडोट दे दूं जिससे आपको सोचने में आसानी हो जाए। पीएलआई स्कीम बहुत अच्छी है, मैं इसका बहुत फैन हूँ, लेकिन क्या पीएलआई के साथ एक ये क्लॉज जोड़ा जा सकता है कि आप तो इतना फायदा ले रहे हो, आप जॉब कितने क्रिएट कर रहे हो? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इनफैक्ट मेरा मानना है कि इस बजट में अगर वो पीएलआई को ऑल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स को एक्सटेंड करे, राइट? अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया है फॉर पीएलआई, मगर मैं कहता हूं कि फॉरगेट अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी डोमेस्टिकली जो भी लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल्स, जैसे जो भी है, उसको आप पीएलआई का बेनिफिट दीजिए। खाली फॉरेनर्स को क्यों दे रहे हैं डोमेस्टिकली? क्योंकि आपको पता है ना मुंबई में क्या हुआ? अरे लोडर की, यार इंडिया के लोडर के लिए 500 नौकरी के लिए 25,000 लोग क्यों में पड़े? क्या बोल रहे हैं आप? तो मेरे लिए पीएलआई को ओपन आउट कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, खाली 5% 5 साल के लिए पूरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि ये क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, प्रॉब्लम क्या है कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, लेबर, सैंड को जो लिफ्ट करे वो परमानेंट नौकरी नहीं है। जब तक रोड बने, जब तक बिल्डिंग बने, उनको मिलती है तनख्वाह, उसके बाद क्या? तो यू हैव टू क्रिएट अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, नॉट लाइक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जो जब होता है चलता है, नहीं होता है नहीं चलता है, बारिश पड़ गई तो कंस्ट्रक्शन रुकती है। तो एम्प्लॉयमेंट को सबसे बड़ा मुद्दा रख के पीएलआई को पूरी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, कहीं भी हो, ओके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट ओरिएंटेड, डोमेस्टिक, उस पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये गवर्नमेंट खाली अपने हाथ से नहीं इसको आगे बढ़ा सकती है। पब्लिक सेक्टर को जितना जोड़ना सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरिए गवर्नमेंट अपना पीएसयूज के लैंड को उसमें कंट्रीब्यूट करे एज इक्विटी पोर्शन। सभी पीएसयूज के पास ढेर सारा एकड़ लैंड पड़ा हुआ है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उस लैंड का इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको लैंड एक्विजिशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए आप ध्यान दीजिए। देखिए, इलेक्शन का मुद्दा अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट है। यस बिल्कुल। ये देखिए, ये मुझे लगता है सरकार को ये सोच रही होगी। अब ये जो बॉम्बे में भी 600 लोडर के लिए 25,000 लोग पहुंचे हैं, उससे पहले अहमदाबाद में वो रेलिंग गिर गई थी। ये एक्चुअली बहुत सीरियस इशू है, और सरकार बांग्लादेश में राइट्स हो रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है, और चूंकि मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, बिल्डिंग बनाने में आदमी ज़्यादा, तो लोहे की क्रेन वेन सबसे काम चल जाता है। खाली एक सड़क बनाते समय ज़्यादा लोग दिखते हैं, अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन खड़ा होगा कि साहब इतने लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए मैं कहा कि मार्केट को हो सकता है इन सब सारी चीज़ों की सोच विचार चिंता मन में चली रही होगी कि यार ये भी तो हो सकता है, गुगली हो सकती है। तो अगर ये सब कुछ ना हो तो बाजार खुश रहेगा। इसमें सबको मालूम है कि 5 साल का रोड मैप है, क्लियर है। मतलब ये एक बजट तो 5 साल की स्टार्टिंग का बजट है, और इस सरकार का जब तक जैसा रहा है बिहेवियर, वो कभी ये नहीं रहा कि आप फ्री में पैसे बांट दें लोगों को। इस ऑलवेज लिंक कि उसका कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, और एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो कि लोग जॉब्स के लिए जाए ना, वो उनको एक मौका मिले, जहाँ हैं वहाँ हैं, अपना खुद कुछ कर सके। तो इसीलिए मुझे, और जितना मैंने अभी इनका अप्रोच भी देखा है, वो जॉब क्रिएशन थ्रू प्राइवेट सेक्टर है। वो खुद ही कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाएगा, सरकार का काम एक लेवल के बाद नहीं है जॉब क्रिएशन करना। तो एक बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे कैपिटल तो कमिट करें, पर उसके इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन प्राइवेट सेक्टर को करने दें। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा थिंकिंग का चेंज है, कंट्रोल का चेंज है, जो सरकार को करना पड़ेगा। और इसकी ये बजट जो है, हो सकता है इसकी शुरुआत हो कि कैसे वो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे विद कैपिटल एंड पॉलिसी। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और कंट्रोल छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप तीनों चीज़ें करेंगे, पॉलिसी भी, कैपिटल भी और कंट्रोल भी, तो फिर जॉब्स नहीं क्रिएट हो पाएंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा ही नहीं उसमें। बट ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसके बारे में मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही काफ़ी ओपन एंडेड रखा है। जो भी सेक्टर में उन्हें लग रहा है कि पोटेंशियल है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, तो एक अलग अलग सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। वी स्टार्टेड विद मोबाइल हैंडफोन्स, फिर उसकी जो सर्किटरी थी उसकी किया, फिर एयर कंडीशनर्स को लाए, फिर कंप्रेसर्स को लाए, अब तो फार्मास्यूटिकल्स में भी आ गया, पेनिसिलिन की जो आई है, प्लस अदर फार्मास्यूटिकल केमिकल। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का ऐसा माइंडसेट कोई क्लोज्ड है।
तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बजट में ही ज़्यादा सेगमेंट्स और सेक्टर्स में अनाउंसमेंट करें। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि हमने पिछले 2-3 साल से देखा कि जितना पोटेंशियल है, अवेलेबल है, उतना भी ड्रॉ नहीं हो रहा है पीएलआई। तो ज़्यादा अमाउंट बोलने की में अगर ज़रूरत पड़ी तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स होगा ना, एक साथ थोड़ी होता है। ये एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये वाले सेगमेंट को मैं यहीं रैप करता हूँ, आगे हम लोग वो टफ वाला क्वेश्चन मैं यहाँ इस नोट पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि देखिए, चाइना को आप किसी भी रूप में देखें, लेकिन उसकी कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चीन में बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए, अमेरिका ने, सब लोगों ने लगाए, और उनको ये लगा कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, बट एक्चुअली उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा उसके टेरिटरी पे लगा रहे हो तो वो वियतनाम में मैक्सिको फैक्ट्री लगा के वहाँ से करेगा। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो अब वो जो उनके यहाँ एक बहुत प्लानम चल रहा है, उसमें वो ये निकल के आ रहा है कि वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। आप रोक नहीं सकते उनको, क्योंकि वो उनके पास मैन्योरिंग पावर आ चुकी है। तो पॉलिसी पे सरकार का एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन और प्लस पैसा से लगाएंगे हम, ये अप्रोच कहीं ना कहीं भारत को भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, कि आप पॉलिसी और पैसा दोनों डालेंगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज चाइना +1, यूरोप +1, 2, 3 ये सब हवा हवाई कहानी वाली बातें होंगी। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत थॉट प्रोवोकिंग चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो गवर्नमेंट सुन रही होगी। अब मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ कि 3 तरह के निवेशक होते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैंने नाम उनके रखे हैं। तो पहले प्रकार का जो निवेशक होता है वो बहुत सुस्त निवेशक होता है, लेजी, आलसी, जिसने 2020-21 में खरीद लिया था खूब माल। अब वो आराम से बैठा हुआ है, उसका पैसा 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो गया है। क्या करे वो, बताइए आप। नहीं, अगर इतने लेजीनेस से इतना पैसा बना तो मैं तो कहूँगा कि वैसे ही रहें, वैसे ही रहें। इतना बन नहीं, गया। अब मार्केट आप इतना, आप लोग ही कहते हो इतना महंगा हो गया, और वैल्यूड हो गया, 22 के मल्टीपल पे ये चल रहा है, और डिक्सन 200 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो बेच दे उसको। क्या करे वो। एक दो स्टॉक से पोर्टफोलियो तो नहीं बनता ना, मतलब आप एक पोर्टफोलियो में देखिए हर तरह के रेलवे stocks हैं। डिफेंस ले रखे हैं। हाँ, अब नहीं, क्या करें। अगर उस टाइम ले लिया उन्होंने तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमाल के निवेशक होंगे जिन्होंने रेलवे और डिफेंस लिए होंगे। मैं कॉल इन शो करता हूँ, उसमें रेलवे से 2-4 सवाल डेली आते हैं कि मैंने RVNL 30 रुपये में लिया था, मैंने 40 रुपये में लिया था, और अभी तक बैठे हुए हैं वो। तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छी बात है। जैसे देखिए, उन्होंने उस टाइम क्या समझ के लिया, अब वो मुझे तुक्का लगता है लग गया, मान लो तुक्का लग गया, तो अब हो सकता है नया तुक्का और लगा लें अगले 4-5 साल के लिए। पर अगर सिर्फ इस बात से कि मेरी रिटर्न बन रही है और बहुत बन गई, मुझे नहीं लगता कि उसको देख के आपको अपना पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए। पर ऑब्वियसली हमेशा फोकस ये रहना चाहिए कि अब यहाँ तक तो बन गया पैसा, अब अगले 5 साल में कहाँ बनेगा, वो सोचने वाली बात है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी। तो स्ट्रैटेजी है कि आप देखें कि उस टाइम जब आपने लिया, आप जब बात कर रहे हैं तब कोई PSU नहीं टच करता था। मेरे भी एग्री करेंगे, PSU वाज कि ये तो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं। कैपिटल OFS सरकार करती रहती थी, 10-10% स्टॉक गिर जाता था, OFS अनाउंस होता था, फिर उसके बाद हर तरह की प्रॉब्लम। कोई PSU CPSE लॉन्च हुआ था, 13 रुपए के कुछ NAV पे चलता था, सालों साल कोई देखता नहीं था। फिर उसमें तेजी आई, तो जिसने उस समय लिया उसने क्या सोच के लिया, उसी तरह की थिंकिंग अब देख के कि अब कौन सा ऐसा सेक्टर है जो उस लेवल पे है जब PSU 5 साल पहले था, तो उसको आगे देखें और मिलेंगे ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उसी थिंकिंग को एक्सटेंड करें, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और रीडिप्लॉय करें, तो एक नई रेलवे की एक्सप्रेस ट्रेन में घुस जाए। आपकी सलाह क्या होगी ऐसे निवेशक के लिए जिसने बहुत अच्छे गेंस कर लिए, अब उसके सामने एक बजट है, अनसर्टेनिटी है, US में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे कि बाइडन साहब जीतेंगे, चीन में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको डर लग रहा है, यार पैसा बहुत बन चुका है मेरा, अभी मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो लेजी इन्वेस्टर था, और आपने कहा कि सपोज उसने 2019-20 में शेयर्स ले लिए और बैठा हुआ है, तो उसने तो 6 बजट देख चुका है ना वो तो। और 4-5 ग्लोबल सेमी क्राइसिस भी देख चुका है। लेकिन अभी वो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव देखना है बट उसको। मैं ये जो क्राइसिस जो हुई है वो 2008 से ज़्यादा बदतर है, ये कोरोना से ज़्यादा बदतर है नहीं ना। तो अगर वो बेयर कर चुका है वो, तो फिर ये जो छोटी मोटी शॉर्ट टर्म क्राइसिस हैं या तो इवेंट्स हैं, वो तो आई एम श्योर ही कैन लुक थ्रू बियॉन्ड दैट। हमने तो कितने किस्से सुने ना कि जो दादाजी ने कोई
शेयर के शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए थे हाँ। और नहीं, वो तिजोरी खोली तो पता चला ये 10 वो करोड़ भूल के- गए थे। हाँ, भूल गए थे भूल गए थे उन्हें याद ही नहीं था कि दादाजी ने एमआरएफ के शेयर लिए बिल्कुल, और अभी वो 10 करोड़ के हो गए है ना? नहीं, लेकिन अब वो रोज टीवी देखता है, रोज सीएनबीसी आवाज़ चैनल देखता है, उसमें वैरायटी ऑफ व्यूज़ मिलते हैं उसको, तो वो उत्साहित होता है, यार कुछ तो बताओ यार, तुम लोग मेरे को ऐसे दिन में अलग अलग व्यू सुनाते हो। सुनील जी से पूछते, सुनील जी क्या करना चाहिए ऐसे निवेशक को जिसने प्रॉफिट का 25% बुक करके नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक क्रूज में जाओ, एक हीरा का 9 लाख का नेकलेस ले लो अपने बीवी के लिए, 25% आप प्रॉफिट को निकालो, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था ये पैसा आपका है, और पेपर प्रॉफिट को आप कैश प्रॉफिट में बुक करके नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी निवेश या खर्चा उसमें 25% निकाल के आप खुश रहिए। आप इस खाली पेपर को देख के वैसे ही बैठ बनते, लेजीनेस काम आ गया आपका, आप थोड़ा एक्टिव बन के 25% हाँ, आप प्रॉफिट बुक कीजिए और उसको मार्केट में बाहर निकालिए। 25% से कंजम्पशन बढ़ाइए। देखिए सुनील सर अपनी पुरानी थ्योरी पे है कि ऐश करो। पर उन्होंने कहा कि इंडियन क्रूज पे जाइए और इंडियन ज्वेलरी कंपनी से हाँ, 9 लाख हार तो इधर ही मिलता है, 9 लाख हार तो यूएस में चलता भी नहीं है, इधर का ही कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन करना है। तो ऐसे बहुत सारे निवेशक होंगे जिन्होंने 2020-21 में निवेश किया होगा और बहुत पैसा उनका बन रहा होगा, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए 25%। उसको आप ऐश करें, घर खरीदें या एफडी कर दें, मुझे नहीं पता, जो भी मेरा आपका समझ में आए, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बॉटम लाइन ये है। अब एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद बाकी 2 कैटेगरी के निवेशकों के बारे में पूछेंगे, लौटने तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका बजट अड्डा में। हमने आज बहुत विस्तार से समझा कि बजट को लेकर के बाजार की सोच क्या होनी चाहिए और क्या सोच रहा है मन में, क्या होगा तो बजट में क्या रिएक्शन होगा। अब हम बात कर रहे हैं 3 प्रकार के निवेशकों की। तो एक की हमने अभी बात की जो बहुत ही लेजी, सुस्त और ले लिया तो सो रहा है वाले हैं और बहुत पैसा बना लिया उसने, उसको क्या करना चाहिए। अब दूसरे प्रकार का जो निवेशक है वो बहुत चुस्त निवेशक है, एकदम एग्रेसिव रहता है, फंड में जैसे सोचता है ये बेचूंगा, ये खरीदूंगा। ट्रेडर नहीं है वो। अभी रेलवे वाला बहुत चल गया ना, उसको बेच देता है, अभी आयल खरीदते हैं, ओएनजीसी खरीद लेगा। ऐसा निवेशक जो बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है, रोटेशन करता है, उसको इस परिस्थिति में यूएस इलेक्शन, बजट, आगे अर्निंग भी देखनी, क्या करना चाहिए? आई थिंक ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ आपने कहा ट्रेडिंग नहीं है, पर एक पोर्टफोलियो चर्न है रेगुलरली। हाँ, वो करता कि रहता मैं एक जो ट्रेन स्लो हो रही है उससे उतर के जो तेज ट्रेन वाली अब बैठ जाए। हाँ जो फास्ट चलने वाली है उसमें चढ़ जाऊँ या थोड़ी देर स्टेशन पे ही खड़ा रह जाऊँ। तो उनके लिए भी मैं कहूँगा जो सुनील जी की सलाह थी वो ठीक थी कि आप अगर इतना इवेंट बेस्ड रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इवेंट है, अभी बजट है, यूएस इलेक्शन है, रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, तो आप थोड़ा कैश में शिफ्ट हो जाएं 25%, 30%। नहीं, वो तो परमानेंट कैश में ही रहता है 25-30%। हाँ। मौके की तलाश में रहता है तो ना। फिर आई थिंक मौके हो सकता है मिले, क्योंकि सी फ्रैंकली इतने साल मार्केट में निकालने के बाद मार्केट के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरी ये व्यू बनी है कि मैं कहूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, फ्लैट रहेगा, मार्केट 10% गिर जाएगा, कि कोई नहीं कह सकता कि, और उस टाइम जिसने प्रेडिक्ट किया वो एकदम हीरो लगता है और जिसने नहीं किया वो उसके ऊपर लोग डाउट करते हैं। तो मार्केट अपनी चाल चलता है, उसको ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। और उसमें मैंने कई बार अभी इस रैली में मैंने देखा ये कि लोग कैश टाइम में रह करने गए। की कोशिश कर रहा है। टाइमिंग मैं तो किसी को सलाह नहीं देता मार्केट में टाइमिंग। अगर आप आ रहे हैं मार्केट में तो आप मार्केट को एज अ सेविंग मैकेनिज्म समझिए कि आपकी सेविंग्स हैं, उसको आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा, तभी मार्केट का फायदा है। मार्केट को कोई ऐसे देखे कि मैं गेम करूंगा या मैं इसको टाइमिंग करूंगा या मैं निकल जाऊंगा, उसमें मुझे लगता है टाइम और मेहनत बहुत लगती है और रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलती है। ये मेरा व्यू है। टाइम करने की कोशिश कर रहा है ये निवेशक।
देखिए, अगर उनका बेसिक व्यू अभी भी पॉजिटिव है इंडिया पे और मार्केट पे, और अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टर है या एक्टिव ट्रेडर है, ट्रेडर में इन्वेस्टर है, तो अगर इवेंट रिस्क को आपको हेज करना है तो आप तो डेरिवेटिव्स के थ्रू कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, और या तो फ्यूचर्स में, अगर बट मोस्टली ऑप्शंस के थ्रू हो सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक इवेंट। बट अगर आपको लगता है कि इवेंट की वजह से मार्केट नीचे आएगा और मैं 5% नीचे खरीद लूंगा, उस तरह का टाइमिंग तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उल्टा भी हो सकता है। क्या इसको बजट के बाद बड़े मौके मिल सकते हैं? बजट के पहले भी बड़े मौके मिले हैं बजट के बाद भी मिलेंगे so, मौका तो हमेशा रहता है बाजार में। नहीं, अभी उसको लग रहा है कि यार चर्निंग का टाइम अभी सही नहीं, बजट की बात करेंगे, हाँ, तो ऐसा मिल सकता है उसको मौका? मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई कौन सी अच्छी कंपनीज है जिनको ढूंढ के इन्वेस्ट कर दें, हाँ। तो वो इजी काम है। ये सब मार्केट को करते रहना, फिर 24 घंटे फिर ग्लोबल मार्केट्स ही ट्रैक करते रहेंगे सुनील सर के पास चलते। सुनील सर, ये जो सेकेंड टाइम वो हमारा इन्वेस्टर है जो बहुत चर्निंग करता रहता है, इधर खरीदा उधर बेचा और पैसा बनाता है वो, लेकिन वो बहुत फ्रिकल माइंड है, उसको बहुत स्थिरता पसंद नहीं है। उसको 10-20-30% का रिटर्न बन गया तो निकल जाता है, दूसरा सेक्टर ढूंढने लगता है। ऐसी परिस्थिति में इस समय क्या करना चाहिए उसको? मेरे ख्याल में थोड़ा रीबैलेंसिंग करना चाहिए उसको कंजम्पशन एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी जो हाल में उतना चले नहीं है, राइट, और डिफेंस ऐसे चीज में से थोड़ा प्रॉफिट निकाल कर इसमें डालना चाहिए। इसके कारण दो मैं बताऊंगा। एक जो चीज ऑलरेडी बहुत चल चुकी है वो आगे और उसी तेजी से चलने का अब गुंजाइश नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जैसे मैं कहा, बजट में पॉपुलिज्म थ्रू कंजम्पशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा एक्सपेक्टेड है, और वो बूस्ट जैसे ही स्टेट बजट में भी आएंगे, थोड़ा कंजम्पशन में बूस्ट आएगा, तो कंजम्पशन उतना चला नहीं, तो उसने थोड़ा रियलोकेशन उधर अच्छा होगा। तीसरी बात, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने सेल कॉल दिया है डिफेंस के ऊपर। नाम तो पता है, अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, निर्मल बांग, राइट। उन्होंने कहा बोल्डली आके कि वी आर द फर्स्ट वन टू टेक अ कॉल कि डिफेंस को सेल में डाला है। अब उसका एक्शन मार्केट में थोड़े बहुत उनके जो इन्वेस्टर्स उस ब्रोकिंग हाउस के ऊपर डिपेंड करके करते हैं, तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है कि वहां पे बहुत प्रॉफिट बन गया है, थोड़ा प्रॉफिट उसमें निकालो, रीएलोकेट करो मार्केट में। मैं पहले वाले को मैंने बोला कि मार्केट से बाहर निकालो, इसको मैं वो नहीं सलाह दे रहा हूं, मैं मार्केट में ही डालो, थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले करो, जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है उससे थोड़ा प्रॉफिट निकालो, तो अभी ज्यादा नहीं बढ़े उसमें रिएलोकेट करो। क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिकली क्या है ना, एसआईपी बुक और फ्लोस जो जारी है उसके कारण आपको बाइंग सपोर्ट तो कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो जो रिएलोकेशन होगा, फंड मैनेजर्स जो रिएलोकेशन करेंगे उसके पीछे इसको भी अपना सोच करना है। तो मेरे ख्याल में ऐसा थोड़ा जो सेक्टर्स ज्यादा नहीं चले हैं उनमें थोड़ा एलोकेशन बढ़ाए, और जो बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं उनसे थोड़ा प्रॉफिट निकाले। ये रिएलोकेशन, ये एक्टिव इन्वेस्टर के लिए मैं वही सलाह दूंगा। तो ये वाला ना चर्निंग करता रहना चाहिए, चर्निंग इज अ गुड प्रैक्टिस। और अभी तो इतने सारे डिफेंस फंड लॉन्च हुए हैं सर वो क्या करेंगे बेचारे? तो उनको माल मिलेगा ना सामने से अब सस्ते में अब तो लोग बेचेंगे तभी तो वो खरीदेंगे। यही परिस्थिति में बेचारा हमारा वो वाला इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, मेरा यही मैंने सुना है कि ये जो डिफेंस वाले फंड लॉन्च हुए हैं उन्होंने पूरा पैसा ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। नॉर्मली एनएफओ में टाइम लेते हैं, इस बार उन्होंने नहीं किया क्योंकि यही डर उनके मन में भी आ गया था, इसलिए उन्होंने ढेर सारा विदिन अ वीक 10 days ऑफ एनएफओ उन्होंने पैसा मार्केट में डलवा दिया, इसलिए जो रैली इतनी तेजी पकड़ी थी। देखिए सर कैसे स्मार्ट सुनने में आया था। बिल्कुल। और वैसे मैं चर्निंग फॉर द सेक ऑफ चर्निंग का बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहें कि चलिए ये जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं वो उसके वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसमें से निकल के आप एफएमसीजी में डाल दीजिए या आईटी में डाल दीजिए। बट अगर एक हम स्टेप बैक करके देखें तो जो आईटी कंपनीज ने थोड़ी अच्छी गाइडेंस दी है, 2-3 रिजल्ट जो आए हैं उसमें थोड़ा सा गाइडेंस इंप्रूव हुआ है, उसकी वजह से स्टॉक्स 15-20% चले हुए हैं लास्ट एक महीने में। लेकिन इफ़ यू स्टेप बैक एंड सी, वो गाइडेंस के बाद भी जो ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ। राइट। सो जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स के उसमें वैल्यूएशन का इशू है, लेकिन जो बाकी सेगमेंट है उसमें ग्रोथ का इशू है। सो इसका जो बैलेंस है
ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि वैल्यूएशन वाला ज़्यादा बड़ा कंसर्न है या ग्रोथ पे ही क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली तो इसका जो बैलेंस है वो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशन को, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप ग्रोथ इन्वेस्टर है या वैल्यू इन्वेस्टर है या ग्रोथ या रीजनेबल वैल्यूएशन वाला इन्वेस्टर है। वो आपको अपने आप को ढूंढना है और डिसाइड करना है। आप बताइए नहीं आईटी इसमें देखिए, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि फ्रॉथी है मार्केट सेगमेंट्स, कुछ स्टॉक्स इतने चल गए हैं तो वो महंगे हो गए हैं पी मल्टीपल बेसिस पे, जो मार्केट सब सिंप्लीफाई करता है पी मल्टीपल के थ्रू। मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स ग्रोथ जोन में नहीं है, जैसे आईटी है, इन्फोसिस ने अच्छा ने बेटर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस दिया क्या कि 3 से 4%, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे डिफेंस रेलवेज के स्टॉक्स हैं 50% 60% का ग्रोथ है। जो अगर हाई मल्टीपल मिल रहा है 27 टाइम का मल्टीपल, एक 3% की ग्रोथ को कंपनी को मिल रहा है, मैं कहूँगा वो फ्रॉथी है। ओके अगर 50 टाइम का पी मल्टी मिल रहा है उस स्टॉक को जो अगले 5 साल तक 50% ग्रो करेगा, वो फ्रॉथी नहीं है एक्चुअली। तो जो एक मार्केट का भी एक माइंडसेट रहता है कि ये बढ़ गया तो इसलिए महंगा है, या ये पी मल्टीपल ज़्यादा है इसलिए महंगा है, उसको ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है, प्लस आपका क्या खुद का एनालिसिस है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। नहीं तो क्या सिर्फ चर्न, नहीं तो क्या सिर्फ अगर आप प्राइस को देख के रिएक्ट करेंगे तो वो वाली बात हो जाएगी जो वॉरेन बुफे और चार्ली मुंगर कहते थे कि आपको प्राइस हर चीज़ का मालूम है, वैल्यू किसी की नहीं मालूम है। एक्चुअली वैल्यू तो आपको वैल्यू जब तक, जैसे मिहिर ने भी वही कहा कि Exactly, आपको same वैल्यू चीज़। एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तभी आपको मालूम है कि ये इससे मैं चर्न करूं या ना करूं, या रहूं या रुक जाऊं। नहीं तो सिर्फ प्राइस को देख के रिएक्शन हो रहा है। उसके लिए तो मैं, मिहिर और सुनील जी कोई क्वालिफाइड नहीं है। पता है ना, हमारा जो तीसरे टाइप वाला इन्वेस्टर ना, वो उसका नाम मैंने रखा है ओवर स्मार्ट, हिंदी में कहें चंट निवेशक। हाँ, वो हमेशा कहता है कि जब तक बहुत बॉटम पे नहीं आएगा मैं खरीदूंगा ही नहीं। वो 2021 से इंतजार कर रहा है अब तक कि जब मार्केट में क्रैश आएगा मैं उस दिन लूंगा, और अभी भी कर रहा है बेचारा। उसको लग रहा है बजट के बाद शायद कुछ हो जाए। जिस दिन वो लेने लगेगा उस दिन मुझे डर लगेगा। नहीं देखो, पैसे हैं उसके बाद। आप सब लोग चाहते हैं कि वो जो फ्रिंज में बैठा हुआ है वो आए। वो कैसे आए बताइए ना, वो इंतजार ही कर रहा है अभी तक। तो उसको मैं कोई सलाह तो नहीं दूंगा, एक स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। हाँ दे दीजिए। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें ट्रेडर कोई नहीं, सब ठीक है। इन्वेस्टर हैं। तो पिछले 25 साल का हम निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें हाँ, तो टॉप्स बने हैं, बॉटम्स बने हैं, हाँ, ठीक है। अगर, और आज की डेट है, अगर आपने हर बॉटम्स पे इन्वेस्ट किया होता, राइट, 2008 का बॉटम, 2002 का बॉटम, राइट, फिर कोविड का बॉटम, 2000, सो हर अगर बॉटम पकड़ा होता आपने और आज हम खड़े हैं, तो हमारा कंपाउंडेड रिटर्न करीबन 17% 18% होता था, ठीक है। अगर आपने सारी पीक पकड़ी होती, 2000 की पीक पे इन्वेस्ट किया होता, 2008 की पीक पे इन्वेस्ट किया होता, कोई भी पीक पे इन्वेस्ट किया था, तो आपका कंपाउंडेड रिटर्न करीबन 8% होता था, ठीक है। बेसिक पॉइंट ये है कि पीक पे भी इन्वेस्ट करने से 8% बना है, और बॉटम पे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने कुछ नहीं पकड़ा होता और तो एग्जैक्टली आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एग्री। बहुत संजय में जवाब, ऐसे इन्वेस्टरों को क्या सलाह देंगे आप जो इंतजार करता है, सलाह फोमो में है देगा बेचारा? कि आप जैसा खुश हैं उसी में खुश रहिए। ज़्यादा मतलब ये तो Consumption एक्सट्रीम story मार्केट टाइमिंग की बात होगी। और ये एनालाइज करना बिहेवियर, मुझे लगता है ये एक बिहेवियरल साइंस में ज़्यादा जाता है ये सवाल, रादर देन स्टॉक मार्केट रिलेटेड की रैशनली आपको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप भी मिलते होंगे रियल लाइफ में, जो हमेशा ये कहते हैं यार थोड़ा करेक्शन आया तो मैं लूंगा। मैं अब नहीं मिलता हूँ उनसे। नहीं आप नहीं मिलेंगे, वो सामने से मिलेंगे। आपने यार कैसा लग रहा है, अरे यार करेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। अब वो करेक्शन पता नहीं कौन से करेक्शन का वो इंतजार करते रहते हैं। ऐसी बड़ी तादाद में फ्रिंज में पैसा है, उसको आना चाहिए market में। मेरी उसका सॉल्यूशन तो है सिप। हाँ, नहीं सिर्फ में नहीं जाना चाहते वो डायरेक्ट इक्विटी वाले। पर मेरी एक सवाल इन लोगों से ये होता है कि आपको क्या मालूम कि करेक्शन के किस लेवल पे आप लेंगे। आप ठीक हो गए, आप करेक्शन हो गया 10% का, तो आपको लगा अब तो मैं एकदम ठीक हूँ, अब तो और गिरेगा मार्केट, 20% गिरेगा, फिर 20% गिर गया, फिर भी आप नहीं ले रहे, फिर वो मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर भी आपने लिया, तो फिर ऐसे निवेशक होते हैं जिस दिन वो लेते हैं उसी दिन से गिरना शुरू होता है, और जिस दिन उन्होंने बेचा उसी दिन से चलना शुरू होता है। आप समझो ना, ऐसी रियल लाइफ क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को कि अरे यार हमने अभी लिया और अभी वहीं से जब लिया वहीं से गिरना शुरू हो गया। सुनील जी बहुत छोटे में 1 मिनट में 30 सेकंड बताइए, ये ऐसा वाला निवेशक क्या करे, चंट है जो तो बहुत। बस उसका नाम होगा एनालिसिस पैरालिसिस।
ओके, बिल्कुल ठीक बात। वो एनालाइज करते करते पैरालाइज हो गया। वन हाँ। सेकंड, अगर ऐसी इन्वेस्टर है तो आप उसको फर्स्ट कैटेगरी में होना था, कोविड के करेक्शन में उसको निवेश करना था, क्या उसने किया? और उसके बाद नहीं। प्रॉफिट बुक करके निकल गया, क्योंकि ऐसा करेक्शन उसको चाहिए था, वो कोविड में मिल गया था। सर तो उसको क्या ये किया लगा था कोविड के- हाँ, कि अभी 3-4 लोअर सर्किट लगेंगे तब लूंगा मैं। तो उसकी तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो सोचता है कि अभी और गिरेगा, इसलिए उसने नहीं लिया 2020 में। नहीं देखिए, ऐसे व्यक्ति ना हाँ। बात करते हैं, उससे एक्चुअली पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, वो खाली बातचीत करता है, बाकी को कॉन्फिडेंस उसको हटाने के लिए वो Okay. पंचर द बलून करने की कोशिश करता है। ये Perfect. जेन्युइन पैसे वाले होता तो करता, तो इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर को अभी भी चुप रहना चाहिए। राइट। अब देखिए ये 3 मैंने इसलिए सवाल रखे थे, मजाक में हमने इसलिए नाम रखे थे कि लोगों को दिलचस्पी लगे, लेकिन ऐसे लोग हैं मार्केट में। तो जो अभी आप लोगों ने कहा ना कि आप थोड़ा सा एसेस करिए कि वैल्यू और ग्रोथ और मल्टीपल में कहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रोथ स्टॉक है, पैसा बन सकता है आपको। आप तीनों लोग वही बात कर रहे हैं। तो गेम जीतने के लिए गेम में रहना ज़रूरी है ना। युद्ध तो आप बाहर बैठ के जीत नहीं सकते हैं, तो मार्केट में रहेंगे तभी पैसा बनेगा। वो आपकी चॉइस है कि आप किस सेक्टर, किस वैल्यूएशन पे क्या पसंद करते हैं, लेकिन गेम में इन्वेस्टेड रहिए तभी पैसा बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको ये शो हमें लगता है कि समझाने के लिए, सीखने के लिए बहुत काम आएगा कि आप अपना एनालिसिस करिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और होपफुली एक बढ़िया बजट आएगा, मार्केट में और तेज़ी बनेगी और वीकेंड हम लोगों को बढ़िया गुजरेगा। अगले हफ्ते फिर बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।